हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का विषय गणित, जिसमें हम कवर करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, अभी त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही है। आने वाले समय में आपका 10वीं का गणित का पेपर होने वाला है। उसी को देखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ के जाइएगा। आपकी परीक्षा में इन्हीं में से कई प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमारे पास आता है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है किसका? 96 और 404 का। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं 96 और 404 के गुणनखंड। तो 96 का गुणनखंड करते हैं। तो 96 का जब गुणनखंड करेंगे तो हम 2 से भाग देंगे। 2 से हम भाग देंगे 9 में तो नहीं जाएगा, 8 में जाएगा 4 बार। एक आपका हासिल का बचता है, 16 बन जाएगा, ये बनेगा 8 बार 48। 2 से आप भाग देंगे, ये बनेगा 24। 2 से भाग देने पे हमें मिलता है 12, फिर 2 से भाग देने पे हमें मिलता है 6, फिर 2 से भाग देने पे हमें प्राप्त होता है 3। तो ये थे हमारे गुणनखंड। अब हम करने वाले हैं 404 के गुणनखंड। जब 404 के गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलता है 2 से भाग देने पे 202, फिर आप 2 से भाग देंगे, आपको मिलेगा 101। और आप जानते हैं कि 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम डायरेक्ट किससे भाग देंगे? 101 से। अब हम एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ से हम पहले 2 निकाल लेते हैं। 2 दोनों में है तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। फिर आपका 2 फिर से कॉमन दिख रहा है तो 2 निकाल लिया। फिर अगली संख्या हमारे पास 2 है, परंतु वहाँ पे अगली संख्या आ जाती है 101, जो कि कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या है? 2 गुणित 2 मतलब 4 हमारा कॉमन है। तो हमारा पहले का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 12 और 15 का एचसीएफ। तो 12 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 से भाग देने पे 6, फिर 2 से भाग देने पे 3 और 3 से भाग देने पे 1। इसी प्रकार जब हम 15 के गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 से भाग देने पे 5 और 5 से भाग देने पे क्या मिलता है? 1। अब हमें कॉमन चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि 12 और 15 में एक ही संख्या कॉमन दिख रही है, वो संख्या है 3। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो भी कितना आएगा? एचसीएफ भी हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है और उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो ये हमने सूत्र पढ़ा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है। वो किसके बराबर होता है? वो होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास है कितना है? 8 है और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे किस में? 32 में। तो 8 से जब हम भाग देंगे 32 में तो हमें प्राप्त होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होगा। तो अब यदि हम 4 के गुणनखंड करें तो 4 के गुणनखंड करने पे हमें प्राप्त होता है 2 और 2। परंतु जब हम 7 के गुणनखंड करेंगे तो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 7 सिर्फ 7 से ही विभाजित होगी। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता है, और जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम जानते हैं कि एक तो सबका कॉमन है, इसका मतलब एक दोनों में कॉमन होगा। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ के जाएंगे। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। मतलब शून्यकों का गुणनफल पूछा है। शून्यकों के गुणनफल को हम बोलते हैं अल्फा डॉट बीटा। तो हमने सूत्र पढ़ा है अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी बटे ए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला भी, और इसके बाद जो प्रश्न है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमको यहाँ पे योगफल पूछा है, वहाँ पे गुणनफल पूछा था अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पर हमारे से योगफल पूछा है। और हमने ये सूत्र पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बटे ए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस बी बटे ए, प्रश्न नंबर 2 का।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है रेखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा। तो इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो इसे हम लिखेंगे x प्लस बी बराबर शून्य। आप b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x का मान हो जाएगा माइनस बी बटे a, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्स वर्ग माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो एक्स वर्ग माइनस 3 के शून्यक हमें निकालने होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स वर्ग माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। आप स्क्वायर हटाएंगे तो सबसे पहले लगाना है आपको प्लस और माइनस, और स्क्वायर हटने के साथ लगता है हमारा करनी। तो करनी में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो हम जानते हैं कि गुणा करने पे हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करे तो 10 आए और जोड़े तो कितना है, 7 आए। तो वो संख्याएं होती है 2 और 5, परंतु हमको शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक में हम इनके चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो हमें मिलेगा -2 और -5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये थे हमारे सही विकल्प। अगला आता है हमारे पास सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी मिलाना है तो पहला प्रश्न दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे से पूछा है। और अभी हमने ऊपर सूत्र पढ़ा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के। तो पहले का जोड़ी किसके साथ जमेगी, थर्ड नंबर के साथ। तो ये हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड हमारे से पूछा गया है एक्स वर्ग प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका हम गुणा करें तो 9 आए और जिन्हें हम जोड़े तो कितना आए, 6 आए। तो हम जानते हैं ऐसी दो संख्याएं होती है 3 और 3। यदि आप 3 और 3 को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होता है, और इनका जब गुणा करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होता है। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 कहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है x प्लस 3, x प्लस 3। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड जोड़ी का। अगला हमारे पास पूछा गया है त्रिघात बहुपद है। अब इनमें से त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो अब जब देखते हैं हम ऑप्शन में तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हमने देखा यहाँ पे y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये हमारा थर्ड का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेखीय बहुपद मतलब अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, अधिकतम घात होना चाहिए 1 होना चाहिए। वो चाहे आपकी x हो, y हो या कोई भी चर राशि हो, उसकी अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अधिकतम घात 1 किसकी है, ax प्लस b की। तो हमारा चौथे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारे से पूछा गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपको सामने ही दिया गया है, गुणनफल हमने ऊपर भी पढ़ा c बटे a होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा c बटे a। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे हमारे पास है निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण। अभी हमने ऊपर पढ़ा रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, जहाँ पे किसी भी चर वो x हो, y हो या z हो, कुछ भी हो, उसकी अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसे हम बोलेंगे रेखिक समीकरण। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो नहीं सकता। यहाँ पे y की घात 2 आ जाती है, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे तो x और y दोनों की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं 5x प्लस 6y बराबर 7, और यहाँ पे दोनों की घात कितनी है, अधिकतम घात 1 है। इसका मतलब ये हमारा रेखिक समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा, कौन सा हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। ये पहले तो आप इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये आने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है एक अद्वितीय हल होगा। तो जब दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता किसके, b1 बटे b2 के, तो ऐसे में हमें सिर्फ एक हल प्राप्त होता है और हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
एक अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार हमारे से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ऐसे हल को हम क्या बोलेंगे, तो जब ये दो चीज़ें तो बराबर है परंतु तीसरी चीज़ बराबर नहीं है, तो ऐसे में हमें दो जो रेखाएं प्राप्त होती है वो समांतर प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं में कभी भी कोई विशिष्ट हल नहीं मिलता, स्पेशल हल नहीं मिलता, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2-3 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाला है। अगला हमें दिया गया है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर। ऐसे में हमें जो रेखा मिलती है वो कौन सी मिलती है, समपाती रेखाएं मिलती है, मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं मिलती है। तो ऐसे में जो हमारा समीकरण होता है उसके काफ़ी हल मिल सकते हैं हमें। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनंत अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा चौथे का। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अब ये प्रश्नों का आपको उल्टा दे दिया गया है, वहां पे आपको शर्तें दे दी गई थी और बताना था कौन सा हल है, यहाँ पे हल दे दिए गए हैं और शर्तें बताना है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल की शर्त हमने ऊपर पढ़ी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड हमारे से पूछा है कोई हल नहीं होने की शर्त। तो हमने देखा ये समांतर रेखा है और समांतर में a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसी प्रकार अनंत अनेक हल की कंडीशन हमने पढ़ी है कि तीनों चीजें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो 6 क्वेश्चन थे इनमें आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, इनमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार आता है, कई बार तो छोड़ो हर बार आता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। तो इस कंडीशन को आप बिल्कुल ध्यान से रट के जाएं, समझ के जाएं कि कोई भी कंडीशन पूछ ली जा सकती है। अगले हमारे आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमारे पास समीकरण दिया गया है, रेखिक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5 में x का मान तो हमको कितना दिया है, 1 दिया है, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो आप इसे हल करेंगे तो यदि हम समीकरण लिखें 2x प्लस 3y बराबर कितना 5। अब यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 गुणित 1 प्लस 3y बराबर 5। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3y बराबर 5 और ये आपका प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3y बराबर 5 में से 2 माइनस किया 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/3, मतलब कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा y बराबर कितना, 1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 करेक्ट आंसर। सेकंड हमें दिया गया है वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। तो दो चरों x और y में एक समीकरण कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं दो चरों वाला रेखिक समीकरण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखिक, या हम बोलेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दूसरा रिक्त स्थान। तीसरा हमारे पास आ रहा है समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें x और y के मान दे दिए गए हैं और k का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 गुणित 2, x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस y हमारे पास है 1 बराबर k। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा, 4 प्लस 1 बराबर k। तो k का मान हमें मिल जाएगा 5। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे k का मान कितना होगा, 5 होगा। तो ये हमारा थर्ड का रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली हमने। अब आगे आते हैं। तो आगे आपके लिए प्रश्न नहीं है, आगे हमने ये बनाया है कि जो आपकी परीक्षा के हिसाब से कुछ थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट बनेगी। तो पहला हमारे पास आता है द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस 0 के मूल सूत्र विधि से। अब अभी तक हमने गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त किए थे, अब हम उसे सूत्र विधि से। तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। सूत्र हमारा बनेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में b वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। यह हमारा सूत्र विधि का सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो बनता है इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट बनता है b वर्ग माइनस 4ac। b वर्ग माइनस 4ac हमें क्या बताता है कि जो हमें समीकरण दिया है उसके जो मूल मिलेंगे, मूल मतलब x के मान मिलेंगे, वो वास्तविक है
या नहीं, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? तो ये हमें b वर्ग माइनस 4ac से पता चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि b वर्ग माइनस 4ac को हम बोलते हैं विविक्तिकर। ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि b वर्ग माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? तो विविक्तिकर। या इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि विविक्तिकर समीकरण लिखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि विविक्तिकर समीकरण क्या होता है? b वर्ग माइनस 4ac। इसे आप किससे निरूपित करते हैं? तो इसे हम d से, कैपिटल D से निरूपित करते हैं। क्यों करते हैं? तो d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के कारण इसे हम बोलते हैं d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। और ये आपको बिल्कुल ध्यान रख के जाना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी 3 कंडीशन होती है। अब 3 कंडीशन ये वाली ध्यान रखना है कि यदि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा? b वर्ग माइनस 4ac किससे बड़ा होगा? 0 से। ये आपको ध्यान रखना है कि जब b वर्ग माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो हमको कौन से मूल मिलते हैं? वास्तविक मिलते हैं। और दोनों भिन्न मूल मतलब अलग अलग मान मिलेंगे x के और वास्तविक मिलेंगे। दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मतलब वास्तविक तो मिलेंगे परंतु बराबर मिलेंगे। मतलब x का मान यदि 1 आया तो दूसरा मान भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, मतलब समान मान मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब d किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। मतलब b वर्ग माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए? 0 के। तो हमें 2 बराबर और वास्तविक मूल मिलते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। और तीसरी शर्त है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कब नहीं होता? जब b वर्ग माइनस 4ac किससे छोटा हो जाए? 0 से छोटा हो जाए, तो हमें कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो ये आपको बिल्कुल तीनों कंडीशन ध्यान रखना है, कई बार ये कंडीशन पूछी जाएगी। और इसमें आपको एक तो सूत्र ध्यान रखना है और एक विविक्तिकर ध्यान रखना है कि विविक्तिकर किसे कहा जाता है? तो विविक्तिकर हम कहते हैं b वर्ग माइनस 4ac को। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रख के क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब अगला प्रश्न आता है हमारे पास, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे भी मैंने उन्हें कवर किया है। यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तिकर d बड़ा या बराबर है 0 के, तो हमें क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे अभी तो पहले आप बराबर काट दीजिए। यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको? d बड़ा है 0 से, तो d बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक मिलेंगे तथा क्या मिलेंगे? भिन्न मिलेंगे। तो पहले का तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कि वास्तविक मूल तथा भिन्न। यह भी हमने ऊपर पढ़ा कि d क्या हो जाए? बड़ा हो जाए किससे? 0 से। सेकंड हमारे पूछा है कि यदि ax वर्ग प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तब। तो अभी हमने पढ़ा मूल जब समान होते हैं तो b वर्ग माइनस 4ac किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या अ। तो इसकी ये हमारा सेकंड का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब थर्ड हमें दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन नंबर दिया है, द्विघात समीकरण x वर्ग माइनस 1 के मूल होंगे। अब x वर्ग माइनस 1 के मूल, तो यहाँ पे जब हम यदि इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस 1 बराबर 0। तो आप वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे करनी, और हम जानते हैं कि x की करनी क्या होती है? x की करनी 1 की करनी 1 ही होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये हमारा स ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड का थर्ड वाला ही। अगला हमें दिया गया है x माइनस 3 बराबर 0 के मूल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो आप लिखेंगे इसको, एक तो x बराबर 0 हो जाएगा बाहर वाले x के बराबर, और एक कोष्टक में x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे एक मान आपका 0 मिला है, दूसरा क्या मिला है? 3 मिला है। तो चौथे का हो जाएगा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो बचता है पाँचवा, तो पाँचवे का हो जाएगा हमारा द। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ वाला। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 4 की सही जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चैप्टर का रिक्त स्थान दिया गया है। यहाँ पे हमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सार्वंतर d है। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान रखना है सार्वंतर d जब भी निकाला जाए तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं। तो हमारी श्रेणी में दूसरा पद कितना है? तो दूसरा पद है हमारे पास 1/2, फिर हम लगाते हैं माइनस और हम लिखते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है? 3/2 है। अब हम करेंगे इसमें से माइनस, तो यहाँ पे आप देखेंगे लघुत्तम कितना दिख रहा है? तो लघुत्तम तो हमारा 2 आ रहा है। हमारे पास बचेगा 1 - 3, मतलब ये हो जाएगा -2/2, और आप इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा -1।
तो यहाँ पे हमारा जो सार्वंतर आएगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा -1। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो nवां पद कितना दिया है, 3 + 2n, और हमारे से पूछा है प्रथम पद कितना होगा। तो प्रथम पद हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे n का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 × 1। n की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 मतलब 5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, जो कि हमारा प्रथम पद होगा। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो उसका 10वां पद होगा। तो हम जानते हैं कि 10वें पद को कैसे लिख सकते हैं, तो हम उसे लिखते हैं a + 9d। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा a + 9d। ये हमारा 10वां पद होगा। जो भी पद आपसे पूछे आपको d उससे कम लेना है, क्योंकि d हमारा होता है n - 1d। तो n हमने 10 रखा, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। तो a + 9d हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b को a और c का खाली स्थान कहते हैं। तो b को a और c का क्या कहा जाएगा, तो इसे हम कहेंगे समांतर माध्य। ये आपको ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं इस प्रश्न को, समांतर माध्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल पूछा है। तो प्रथम पद a तथा अंतिम पद क्या दिया, l दिया हो, तो योगफल का सूत्र हम जानते हैं, ये हो जाएगा n/2 a + l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये हमारा n पदों की श्रेणी का समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र हो जाएगा। Sn = n/2 a + an होता है, या अंतिम पद यदि l दिया है तो l लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस दिख रहा है, तो इसको हम भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 9 और 7 का समांतर माध्य होता है। 9 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा, 9 और 7 का समांतर माध्य आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं 9 + 7 / 2 मतलब 16/2 मतलब 8। तो हमारा समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, समांतर श्रेणी 3/5, 4/5, कर्णी 5 का सार्वंतर। अभी हमने देखा सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो आप सेकंड पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे। तो 4/5 - 3/5, तो ये बनेगा हमारे पास लघुत्तम में कर्णी 5, और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर आ जाएगा 1/5, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 2, 5, 8, 11 का 8वां पद है। अब हमारे पास समांतर श्रेणी यहाँ पे दी गई है। अब इस समांतर श्रेणी में हमें 8वां पद ज्ञात करना है। किसका 8वां पद ज्ञात करना है, 2, 5, 8, 11 का। तो a बराबर कितना लेंगे, a बराबर आपको दिख रहा है 2, तो यहाँ पे ये a है। d कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास 5 है, पहला पद हमारे पास 2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 3। और पूछा है हमारे पास 8वां पद। 8वें पद को किस प्रकार से लिखते हैं, हम 8वें पद को लिखते हैं a + 7d। तो a हमारे पास कितना है, 2 है, +7 गुणित d का मान हम रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 21, तो ये हो जाएगा 23। तो 8वां पद हमारा हो जाएगा 23। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला दिया है हमें, समांतर श्रेणी 2 कर्णी 2, कर्णी 2 का अगला पद है। अब इसका हमें अगला पद निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें a पता होना चाहिए। तो a हमारे पास कितना है, तो a यदि हम देखें तो हमारे पास है 2 कर्णी 2। यहाँ पे हम इसे रफ करके यहाँ पे कर रहे हैं। a बराबर कितना दिया है, 2 कर्णी 2, और हमें दिया है d कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से आप पहला पद माइनस करेंगे। तो कर्णी 2 में से आप 2 कर्णी 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 कर्णी 2, या लिखूँ मैं सिर्फ माइनस का कर्णी 2, यही बचेगा हमारे पास, d आएगा। यदि हमें अगला पद लिखना है तो एक पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, मतलब हमें चौथा पद चाहिए। तो चौथे पद को हम लिखते हैं a + 3d। अब यहाँ पे यदि हमें मान लिखना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 कर्णी 2 + 3 गुणित माइनस कर्णी 2। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 कर्णी 2 - 3 कर्णी 2। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस का कर्णी 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले पद का माइनस कर्णी 2, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, समांतर श्रेणी में a बराबर 3 तथा l बराबर 15 हो तो 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब 5 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे a बराबर 3, l बराबर कितना 15 हमें दिया गया है और 5 पदों का योगफल। अभी हमने देखा पदों का योगफल का सूत्र n/2 a प्लस l, यहाँ पे अभी हमने सूत्र पढ़ा। तो n का मान हमारे पास कितना है, n का मान हमारे पास है 5, 5/2, a का मान हमारे पास कितना है, तो a का मान है 3 प्लस l का मान है हमारे पास 15। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5/2 गुणित 3 प्लस 15 हो जाएगा 18। अब जब इसे कट करेंगे तो ये 9 बार कट होगा, 5 9 की 45। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी में a बराबर -18, n बराबर 10 तथा n बराबर 0 हो तो सार्व अंतर d होगा। अब सार्व अंतर d होगा तो ये आपको खुद से कर सकते हैं an का सूत्र लगा के। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 d। अब यहाँ से हमें d का मान निकालना है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसका जो मान निकलेगा वो आपको मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2, ये आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सभी वृत्त होते हैं। अब ऑप्शन में हमारे पास है सर्वांग सम या समरूप। तो आपको ध्यान रखना है सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है। समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाले, और सर्वांग सम मतलब वैसे के वैसे सारी चीज़ें, साइज सब कुछ बराबर होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम। तो हमारे पास वृत्त है, तो अब यदि हम देखें तो वृत्त एक जैसे तो दिखते हैं, परंतु यदि मैं बोलूँ इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी त्रिज्या अलग होगी, तो यहाँ पे ये लंबाई चौड़ाई या किसी भी चीज़ में बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको समरूप तो बोल सकते हैं, परंतु सर्वांग सम नहीं बोल सकते सभी वृत्त को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप होंगे। इसी प्रकार दूसरा भी वही है, सभी वर्ग होते हैं। अभी वर्ग में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा कि दिखेंगे सब एक जैसे, परंतु साइज में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, तो ऐसे में हो जाएंगे ये वापस समरूप। करेक्ट आंसर होगा। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समद्विबाहु और समबाहु। समद्विबाहु मतलब जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो, समबाहु मतलब जिनकी 3 भुजाएं बराबर हो। तो जब 3 भुजाएं बराबर होगी तो ऐसे त्रिभुज क्या दिखेंगे, हमें समरूप दिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समबाहु। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। तो ही हम बोलेंगे क्या होंगे वो समान कोणिक त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारा समान करेक्ट आंसर होगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या हो जाती है, तो समांतर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है, थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। और ये 2 भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो ये थे हमारे सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की, जो हमारे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर, या बोले कि हमारे गणित के क्वेश्चन हल करते हैं यहाँ पे। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, HCF 306 657 बराबर 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें 2 संख्याएं दी गई है। पहली संख्या है हमारे पास 306 और 657, और इसका HCF हमको निकाल के दिया गया है। कितना दिया है, 9 दिया है, और हमें पूछा गया है LCM क्या होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये हमने सूत्र पढ़ा है, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा HCF गुणित LCM के बराबर होता है। अब 2 संख्याएं कौन सी है, तो एक संख्या हमारे पास है 306 और दूसरी संख्या हमारे पास है 657 बराबर। अब हमें HCF कितना दिया है, तो HCF हमें दिया है 9 गुणित LCM। अब यहाँ पे हम 9 यहाँ पे गुणा में है, आप बराबर के इधर लाएंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा आपका भाग में, डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में, बराबर LCM। अब जितना कट हो रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो 9 से इसे हम कट करेंगे, 9 सत्ते 63 बचे 2, 27 बन गया। 9 से 3 बार कट हो गया है। अब हम
इन दोनों का कर लेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 306 गुणित 73 बराबर LCM। अब इसका रफ में गुणा कर सकते हैं, तो 73 का हम गुणा करेंगे किस में, 306 में, तो 3 का 6 में करेंगे 18, 3 तिया 9 गुणित 7 6 42 और 7 तिया 21। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 22,338। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, संख्या 3825 या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम करेंगे 3 8 2 5 3825 के गुणनखंड। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट में हमारे पास 5 आता है, मतलब 2 से भाग नहीं जाने वाला है। अब 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो कैसे पता करेंगे, तो हम सारी संख्याओं का पहले प्लस कर लेंगे। तो 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 5 हो जाएगा 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है, इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा भाग होगा। तो हम 3 से भाग देंगे, ये एक बार, 8 नहीं आता तो 6 आता है 2 बार में, यहाँ बचता है 2, 22 बनता है, 3 7 21 बचता है 1 और ये बन जाएगा 15। तो 3 5 15, ये हमने 3 से भाग दे दिया। फिर हम एक बार 3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 5 15। अब यदि हम देखते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है तो 3 से नहीं देंगे। अब हम इसे देंगे 5 से, तो इसे 5 से भाग देंगे, तो 5 8 40, 2 बचता है 5 25, 5 बार। फिर हम देंगे वापस 5 से, तो हमारे पास बचता है 5 1 5, 5 7 15 और 17 हम जानते हैं खुद एक अभाज्य संख्या है, तो हम किससे देंगे 17 से। तो ये हमने कर लिए इसके गुणनखंड। अब हमें इसे बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आया है 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, ये हमारे गुणनखंड आए हैं। इसे हम लिखेंगे 3 की घात कितनी, 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है, इसलिए हम लिख देंगे 3 की घात 2। 5 भी आपका 2 बार आया है, तो ये भी हो जाएगा 5 की घात 2 गुणित 17। तो ये था हमारा अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो इसे भी आप देख के जाएंगे। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दर्शाइए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पे कर्णी 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पर ये निश्चित है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको देख के जाएंगे। और हर क्वेश्चन में कभी कभी बस इतना चेंज होगा, कर्णी 2, कभी कर्णी 3 आएगा, कभी कर्णी 5 आएगा। तो हमें इसे दर्शाना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले से मान लेते हैं कि माना, अब आपको इसका उल्टा मानना है कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। ये आपको मानना है कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कर्णी 2 क्या हो जाएगी, a बटे b। और यहाँ पे जो a और b होंगे वो क्या होंगे, सह आभाज्य। सह आभाज्य का मतलब क्या होता है कि इसमें एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हमने ये मान लिया कि a और b क्या है, एक सह आभाज्य है। अब हमने यहाँ पे कर दिया दोनों ओर वर्ग, यहाँ पे हम कर देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कर्णी 2 का वर्ग हो जाएगा 2, और यहाँ पे a का वर्ग a वर्ग बटे b का वर्ग हो जाएगा b वर्ग। आप b वर्ग को इधर लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2b वर्ग बराबर a वर्ग, 2 चले जाएगा आपका a वर्ग के बटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा a वर्ग बटे 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि a वर्ग किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि a वर्ग 2 से विभाजित होगा तो a भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यदि a वर्ग 2 से विभाजित होता है तो a भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब हम एक अगला पूर्णांक मान लेते हैं, अगली संख्या मान लेते हैं। माना a बराबर हमने क्या मान लिया, 2c, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसके वर्ग, तो यह हो जाएगा a वर्ग
2 का वर्ग आप जानते कितना होता है, 4 होता है, 4c वर्ग। अभी हमने ऊपर देखा a वर्ग का मान हमारे पास आ चुका है। a वर्ग का मान कितना आया था, a वर्ग का मान आया था 2b वर्ग। ये मान हम यहाँ रख देते हैं, तो a वर्ग की जगह हम रखने वाले हैं 2b वर्ग बराबर 4c वर्ग। अब ये जो 4 है यहाँ गुणा में है, इसको हम ले आएंगे तो ये चल जाएगा भाग में, तो यहाँ पे भाग में आ गया 4, तो ये हो जाएगा हमारा c वर्ग। इसको हम कट करेंगे तो 2 बार, अब यहाँ पे b वर्ग बटे 2 आया है, इसका मतलब b वर्ग किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि b वर्ग 2 से विभाजित होगा तो b भी होगा। तो b भी 2 से विभाजित होगा। ये लाइन हमने लिख ली है। तो हमने देखा कि यहाँ पे b 2 से विभाजित हो रहा है और a भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब a और b का गुणनखंड क्या हो गया, a और b का गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ जाएगा। परंतु हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि a और b क्या है, दोनों सअभाज्य है। तो ये हमें कुछ विरोधाभास प्राप्त हुआ। और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब कर्णी 2 को माना था तो क्या मान लिया था, परिमेय संख्या माना था। और ये परिमेय संख्या मानना ही हमारी त्रुटि हुई थी। तो इस त्रुटि के कारण हम ये बोल सकते हैं कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या ना होते हुए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें उस लाइन को लिख सकते हैं कि a और b का गुणनखंड क्या मिला, हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। किसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, सअभाज्य का, क्योंकि हमने बोला था a और b में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। और यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। क्योंकि हमने क्या मान लिया था, हमने मान लिया था कि कर्णी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम बोल सकते हैं कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब यदि कभी वहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाए, तो वहाँ पे 2 की जगह यदि 3 हो जाता है तो आपको 3 को लेके चलना है, इसी प्रकार से लेके जाएंगे। और यहाँ पे भी इसी प्रकार से पूरा आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे a बराबर क्या माना, 2c माना, तो वहाँ पे आप कितना मानेंगे, 3c मानेंगे। और कोई अंतर नहीं आता, 5 हो तो 5c मानेंगे। इसके अलावा कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको समझ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द्विघात बहुपद t वर्ग माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब जो तुम्हारे शून्यक निकले हैं वो सत्य है या नहीं है, उसकी भी हमें जांच करना है। तो हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है t वर्ग माइनस 15 बराबर 0। इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम माइनस 15 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 15। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम लगाते हैं प्लस माइनस करनी लगाते हैं और ये हो जाएगा प्लस माइनस करनी 15। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्यक आए हैं। कौन कौन से शून्यक आए हैं, तो एक आया है आपका प्लस का करनी 15 और दूसरा आया है माइनस का करनी 15। तो ये तो हमारा सवाल था, हमने शून्यक निकाल दिए। दूसरा हमें बोला गया है इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास a b c होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारा जो समीकरण होता है वो होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यदि हम इसकी तुलना करें तो x की प्लेस पे हमारे पास तो t है, परंतु a की प्लेस पे a हमेशा वर्ग वाली घात के साथ आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब a 1 होगा। तो a का मान हमारे पास कितना है, 1 है। b, तो b हमेशा x का गुणांक होता है। यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं है, मतलब t का कोई गुणांक नहीं है। तो b हमारा हो जाएगा 0 और c हो जाएगा हमारा बिना x वाला, मतलब बिना t वाला माइनस का 15। तो यहाँ पे हमने a, b और c के मान लिख लिए हैं। अब शून्यक को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो यदि हम इसकी जांच करते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा हमारा सूत्र होता है माइनस b बाय a। अब यदि हम देखें तो हमारे शून्यक है करनी 15 और माइनस करनी 15। तो यदि हम यहाँ पे अल्फा लिखे तो प्लस का करनी 15, बीटा लिखे तो माइनस का करनी 15।
माइनस लगाया बी का मान हमारे पास कितना है, 0 है, ए का मान 1 है, तो आप प्लस करनी 15 में से माइनस करनी 15 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 0। और यहाँ पे भी 0/1, तो 0 में आप किसी का भी गुणा करें या भाग करें तो क्या मिलता है, हमको मिलता है 0। तो यहाँ पे हमने ये पहली जांच कर ली है, दोनों बराबर आ गए हैं, इसका मतलब जो हमारे शून्यक निकले हैं वो करेक्ट हैं। दूसरी जांच आप करते हैं अल्फा और बीटा की, और अल्फा और बीटा का हमने सूत्र पढ़ा है, अल्फा गुणित बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है C/A। तो हमारे पास जो अल्फा है वो कितना है, वो हमारे पास है कर्णी 15 गुणित हमारे पास जो बीटा है वो है माइनस कर्णी 15 बराबर C हमने कितना निकाला, -15 निकाला, तो यहाँ पे हमने रख दिया -15। A कितना है, तो A हमारे पास है 1। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो कर्णी में जब समान संख्या आएंगी तो कर्णी के बाहर, और माइनस हमारा एज इट इज, तो कर्णी 15 बन जाएगा 15 बराबर, यहाँ से आप 1 से भाग भी देंगे तो वापस क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो ये हमारे शून्यकों की जांच भी हो गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल हमें दिए गए हैं। शून्यकों का योगफल हम जानते हैं, शून्यकों के योगफल को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है हमारे पास -B/A, और यहाँ पे हमें शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, योगफल कितना दिया है, तो हमें दिया है 1/4। उसी प्रकार गुणनफल को हम बोलते हैं अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमें कितना दिया है, अल्फा बीटा हमें दिया है -1। अब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको सूत्र सिंपल सा ध्यान रखना है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे हम इनके मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो हमारे पास है 1/4, और यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस अल्फा बीटा हमारे पास है -1 बराबर 0। अब जब हम कोष्टक खोलते हैं और लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम तो हमारा कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो -x, और यहाँ पे भी 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 बराबर 0। 4 आपका यहाँ डिवाइड में है, आप उसे ले जाएंगे तो 0 में गुणा होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमारे से पूछा था द्विघात बहुपद। तो यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने t² माइनस 15 देखा था, कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है, 2 में से एक प्रश्न आना निश्चित है। तो यहाँ पे हम लेते हैं x² माइनस 3 बराबर 0। -3 को आप राइट हैंड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3, और जैसे ही हम वर्ग हटाते हैं तो सबसे पहले लगाया जाता है प्लस माइनस और लगाया जाएगा कर्णी। तो यहाँ पे ये हमारे शून्य आ चुके हैं। 2 शून्य कौन कौन से होंगे, तो ये होगा, एक होगा हमारा प्लस का कर्णी 3 और दूसरा हो जाएगा माइनस का कर्णी 3। तो ये हमारे शून्य होंगे। देन हमें बोला है इनकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा a, b और c के मान। तो a का मान हम जानते हैं कि जो x² का गुणांक होता है वही हमारा a का मान होता है। तो x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। b, x का गुणांक, यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब b कितना हो गया, 0 हो गया। और c कितना होगा बिना x वाला, तो -3। तो ये हमने a, b, c के मान निकाल लिए हैं। अब हमें जांच करना है, तो अब हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा, तो हमारे पास पहला शून्यक कर्णी 3 है, दूसरा शून्यक माइनस कर्णी 3 है, तो अल्फा को हम लिख देंगे कर्णी 3, बीटा को लिख देंगे हम माइनस कर्णी 3। फिर माइनस वैसा का वैसा b का मान, तो हमने देखा b का मान कितना है, 0 है, तो b 0/1। प्लस कर्णी 3 से माइनस कर्णी 3, 0 बचा। यहाँ पे भी कितना आया, 0 बचा, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। दूसरी जांच करना है हमको अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है C/A। अल्फा हमारे पास है कर्णी 3, बीटा हमारे पास है माइनस कर्णी 3, c कितना है, तो c हमने निकाला है -3 डिवाइड बाय 1।
आप करनी में करनी का गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा -3 बराबर -3 और LHS और RHS दोनों आ गए बराबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुपद x वर्ग -3 के शून्य हमने ज्ञात कर लिए और उनके बीच संबंध की भी हमने जांच कर ली जो कि हमारा करेक्ट है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की कितनी है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। अब हमारे पास दो संख्याएं दी गई नहीं है, इसका मतलब या तो 27 और 1 हो सकती है, 28 और 2 भी हो सकती है, हमें नहीं पता क्या होगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या, तो पहली संख्या हम क्या मानेंगे, तो पहली संख्या हम मान लेंगे x और दूसरी, तो दूसरी क्या मानेंगे y। यही आपकी फिक्स संख्याएं हैं। अब जैसा हमें प्रश्न बोलते जाएगा वैसा हम करते जाएंगे। तो यहां लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। तो प्रश्न ने हमें बोला है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो दो संख्याएं x और y, तो इनका अंतर, तो अंतर के लिए हमने लगा दिया माइनस, कितना है 26 है, तो x माइनस y बराबर कितना 26। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे हमें दिया है एक संख्या, तो यहां लिख दिया हमने एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी, तो दूसरी संख्या में किसका गुणा कर देंगे हम 3 का गुणा, तो x किसके बराबर हो जाएगा 3y के। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 से हम एक में मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे x का, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से x का मान कहां रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहां पे हम समीकरण 2 का मान रख रहे हैं 1 में, तो एक बार फिर उतारते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, तो x की जगह हम रखेंगे 3y, तो यहां रखा हमने 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2y बराबर 26। यहाँ पे 2 गुणा में है, ये चले जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 26/2, मतलब हमें मिलेगा 13। तो y बराबर हमें क्या मिला है 13। तो एक संख्या तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चाहिए x का मान, तो इसको हम कहाँ रख देंगे, हम रख देंगे इसको समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिख देते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास था x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणित y का मान क्या रखेंगे 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 39। तो ये हमारी पहली संख्या आ गई। तो हमने दोनों संख्याएं निकाल ली। तो यदि हम लिखें तो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या हमने किसको माना था x को माना था, तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी 39, और दूसरी संख्या हमने y को माना था, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी 13। तो ये था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का, आप इसको बिल्कुल देख के जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई बार आपकी वार्षिक परीक्षा में भी रिपीट हुआ है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है। अब यहाँ पे आपको इसको हल करना है, तो आप इसको विलोपन से या प्रतिस्थापन से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यदि हम इसको अभी विलोपन से हल करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट या इजी रहेगा आपके लिए। हमने लिया 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारा पहला समीकरण होगा। दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 4y बराबर -24, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब विलोपन से मैं इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ, इजी बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो x के दोनों मान बराबर है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करना है, घटाना है। तो 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ से आपको सीधा किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो हम यही विलोपन विधि कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, जिसको प्रतिस्थापन इजी लग रही है वो प्रतिस्थापन से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमने रख दिया है सवाल। अब यहां पे हम समीकरण 2 के चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा ये, इसमें हम समीकरण 2 में कर लेंगे, ये माइनस का 2x हो गया, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4y, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 24। यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 1 से किसको माइनस किया, समीकरण
2 को माइनस किया, तो समीकरण 2 के हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिए। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 2x से 2x आपका कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3y + 4y, ये हो जाएगा हमारा 7y बराबर 11 और 24, ये हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, y का मान हो जाएगा हमारे पास 35 / 7, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो y का मान कितना आ गया है, y का मान आ गया है हमारे पास 5। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको समीकरण 1 में रखना हो तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में मान रखना हो तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 हम उतार लेते हैं। समीकरण 1 अपने पास क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है 2x + 3y बराबर 11। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो 2x + 3 गुणित y का मान रखने वाले हम 5 बराबर 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 15 बराबर 11, प्लस का 15 आप उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, तो 11 - 15, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर -4। यहाँ पे हमको x का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को ले जाएंगे तो x बराबर -4/2, आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -2। तो ये हमने x और y के मान निकाल लिए हैं। अब जैसा कि प्रश्न ने हमें क्या निकालने का कहा है, तो प्रश्न ने हमें m का मान पूछा है और उसके लिए हमें समीकरण क्या दिया है, y बराबर mx + 3। तो ये समीकरण यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा y बराबर mx + 3। तो y का मान हम निकाल चुके, कितना, y का मान हम निकाला है 5, यहाँ रख देंगे बराबर m आपका जिसका मान निकालना है वैसा का वैसा रखेंगे, x का मान हम रखेंगे -2 + 3। अब ये प्लस का 3 आप इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास -2m। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये -2 गुणा में है, यहाँ क्या जाएगा भाग में, तो यहाँ से मेरे पास m का मान हो जाएगा, इसको आप कट करेंगे तो m का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, -1, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें, आपका डाउट पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है और ऐसा भी नहीं करना है कि यार चलो ठीक है नहीं भी आया तो चलने दो, तो ऐसा नहीं करना है। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो आपका कमेंट सेक्शन में आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब एक के बाद एक, क्रमागत मतलब एक के बाद एक। तो हम पहले मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक, तो हमें मानना है क्या, x। तो पहला पूर्णांक हमने मान लिया x, और यदि वो क्रमागत बोल रहा है तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा, तो अगला आएगा हमारा x + 1। तो हमने मान लिया अगला पूर्णांक कितना, x + 1। अब x + 1 ही क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है क्रमागत। क्रमागत कैसे आता है, जैसे 2 के बाद 3, अब 2 के बाद 3 कैसे आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमें x में भी क्या प्लस करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्रमागत में क्या लिया, x + 1, y नहीं लिया। अब हमें बोला दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसका हम प्रश्नानुसार जाएंगे, x गुणित x + 1, इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल है 306। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रश्न के अनुसार। अब इनका हम यदि गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 306। अब 306 को इधर लेके आएंगे तो x² + x माइनस 306 बराबर 0। तो यहाँ पे ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। इस द्विघात समीकरण को आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो सूत्र विधि द्वारा और एक आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसके यदि गुणनखंड करने जाएंगे तो हमें गुणा करने पे कितना चाहिए, तो हमें गुणा करने पे चाहिए 306। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणा करें तो क्या आए, 306 आए, और जिनको घटाएं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जिनको घटाएं तो क्या मिले, 1 मिले। तो इसके लिए हमें करना होगा 306 के गुणनखंड। तो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 306 2 से आप भाग देंगे, 1 5 3, फिर आप 3 से भाग देंगे 5 1, फिर आप 3 से भाग देंगे 17, फिर आप 17 से सीधा भाग देंगे क्योंकि यह भाज्य संख्या है। अब हमें बनाना है
ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करें तो 306, तो ये तो हमने गुणनखंड लिए तो 306 आना ही आना है, परंतु जिनको माइनस करें तो क्या आए, 1 आए। तो अब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है। तो यदि हम देखेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, और यदि हम 18 ले और क्या बचा 17, तो 18 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब हमारे नंबर क्या आएंगे, 18 और 17 हमारे करेक्ट आंसर होंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमने लिया यहाँ पे एक्स वर्ग प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे x कॉमन। यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 18 माइनस, आपको यही का यही कोष्टक लिखना है, x प्लस 18 आपका एडिटिव होगा, और यहाँ पे बचा है 17, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 17 बराबर 0। तो यहाँ से हमें 2 मान चाहिए। अब कौन से 2 मान मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक कोष्टक हमारे पास आया है x प्लस 18, दूसरा आया है x माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 18 बराबर 0, दूसरा होगा x माइनस 17 बराबर 0। तो एक हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस 18, दूसरा होगा x बराबर 17। परंतु जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न को यदि आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला शब्द यही लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक, और ऐसी कंडीशन में हम माइनस 18 को नहीं ले सकते, हमें धनात्मक पूछा है। तो पहला नंबर तो हम क्या ले लेंगे, तो प्रथम संख्या जो रहेगी वो तो क्या होगी, हमारी हो जाएगी x बराबर 17, ये हमारी प्रथम संख्या हो जाएगी। और जो दूसरी होगी वो दूसरी होगी आपकी x प्लस 1, और x प्लस 1 क्या होगा, तो x प्लस 1 होगा 17 प्लस 1, तो 17 प्लस 1 क्या कर लेंगे अपन, 17 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 18। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये आपको पूरा करके आना, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जरूर कटेंगे यदि आप यहाँ तक छोड़ के आते हो। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7वां। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। तो यहाँ पे भी हमें धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक या प्रथम पूर्णांक, तो प्रथम पूर्णांक क्या लेंगे हम, x लेंगे। अब यहाँ पे भी क्रमागत है, तो क्रमागत दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या जो है दूसरा पूर्णांक लेंगे, तो वो हो जाएगा x प्लस 1। अब हम जाएंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न ने हमें बोला है कि इनके वर्गों का योग, यहाँ पे वर्गों का योग करना है, तो x का वर्ग कर लिया प्लस यहाँ पे हम कर देंगे x प्लस 1 का वर्ग, और ये कितना दिया है, तो इनका योग हमें दिया है 365, तो ये हमने प्रश्न के अनुसार कर लिया है। अब इसका हम वर्ग खोलेंगे, तो ये हो जाएगा x वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2x। यहाँ पे हमने हमारा सूत्र लगा दिया a प्लस बी का होल वर्ग, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab बराबर 365। अब इसको हम जमा लेंगे, तो ये x वर्ग हो जाएगा 2x वर्ग प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे, 2x वर्ग प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। आप देख पा रहे हैं पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो हम यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे। तो समीकरण में 2 का भाग देने पर, तो अब हम यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x वर्ग, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x माइनस, जब 364 में भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 में 3 में भाग तो नहीं जाएगा 2 का, तो यहाँ पे बचेगा 1 बार, यहाँ 16 बन गया, ये 8 बार और ये 2 बार। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है x वर्ग प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बना है, इसे हमें हल करना है। गुणा करने पे हम क्या चाहिए, हमको चाहिए 182, और इसे हम घटाए तो कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो हम 182 कर लेंगे गुणनखंड। तो 2 से ये 9 बार, ये 1 बार, फिर आप इसको देंगे 7 से 13 और 13 से देंगे 1 बार। तो यहाँ पे हमें बचा है 2 सती 14 और दूसरा नंबर क्या होगा 13। तो 14 में से हम 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे नंबर होंगे 14 और 13। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x वर्ग प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 182 बराबर 0। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है,
तो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस, अब ये एज इट इज हमको रखना है यही का यही कोष्टक, तो x प्लस 14, तो यहाँ से हमने x तो लिख दिया है, क्या नहीं लिखा है, तो यहाँ से हमने 13 नहीं लिखा, तो यहाँ लिख देंगे हम 13 बराबर 0। तो एक कोष्टक हमारे पास बचेगा x प्लस 14 का, दूसरा कोष्टक हो जाएगा x माइनस 13 का। इनको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पे अभी मान निकालना है, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 14, दूसरा बनेगा x बराबर माइनस 13, उधर जाके प्लस का 13, और हमें धनात्मक बोला है तो हम इसको छोड़ देंगे और हम पहला नंबर तो क्या लेंगे, पहला पूर्णांक हम ले लेंगे, पहला पूर्णांक 13, और दूसरा पूर्णांक निकालना है तो वही काम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हमें x प्लस 1 करना होगा, तो दूसरा पूर्णांक जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 13 प्लस 1, और हो जाएगा वो कितना, तो 14 हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा पूर्णांक होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मूल ज्ञात करने का बोला है और हमें समीकरण दिया है x माइनस 1/x बराबर 3, और x बराबर नहीं है किसके, 0 के, क्योंकि यहाँ पे यदि हम 0 रखें तो ये अनंत बन जाता है और उसका कोई आंसर नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें निकालना होगा लघुत्तम, तो हमने लघुत्तम निकाला x से गुणा हम x में करेंगे, ये हो जाएगा x वर्ग माइनस 1 बराबर 3, आप x को ले जाएंगे डिवाइड वाली जाएगी तो वो 3 के गुणा में चले जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x वर्ग माइनस 1 बराबर 3x। अब इसको हम समीकरण के हिसाब से अरेंज कर लेंगे, तो x वर्ग आप प्लस का 3x लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अब इसे हम सूत्र विधि द्वारा हल करेंगे, तो यहाँ पे a बराबर हमारे पास कितना है, तो x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और इसके लिए अब हम लगा देंगे सूत्र। तो सूत्र में सबसे पहले आप निकाल सकते हैं b वर्ग माइनस 4ac का मान निकाल लो, फिर हम उसको बाद में हल कर लेंगे, b वर्ग माइनस 4ac, तो यहाँ पे b वर्ग, b कितना है माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणित a हमारे पास है 1 और c भी कितना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 का वर्ग कितना 9, माइनस और माइनस बनेगा प्लस, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 मिलेगा, इसका मतलब ये हमें मिलेगा 13। अब हमारा जो सूत्र लगाएंगे वो होता है माइनस b प्लस माइनस b वर्ग माइनस 4ac बटे 2a, यहाँ पे हम इस सूत्र में मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस b का मान हमारे पास कितना है, b का मान है हमारे पास माइनस का 3 प्लस माइनस b वर्ग माइनस 4ac हमने निकाला कितना 13 बटे में यहाँ होगा 2 गुणित a का मान हमने कितना निकाला हुआ है, a का मान हमने निकाला हुआ है 1, तो ये मान हमने यहाँ से निकाल लिए हैं, तो इसको अभी रख देंगे यहाँ पर, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस करनी 13 बटे 2, तो एक बार हम प्लस का लेंगे एक बार हम माइनस का लेंगे, तो एक शून्य हमारा हो जाएगा या मूल हो जाएगा 3 प्लस करनी 13 बटे 2। अब करनी 13 ही क्यों लिखा, क्योंकि 13 की कोई करनी नहीं निकलती, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हमें करनी 13 का करनी 13 ही लिखना है। और दूसरा हमारा आ जाएगा 3 माइनस, एक बार हमने प्लस लिया एक बार हम क्या लेंगे माइनस करनी 13 बटे 2, और यही हमारे दोनों मूल होंगे, x के मान होंगे। तो ये हमारा अगला प्रश्न था। देन हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है द्विघात समीकरण 2x वर्ग प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पे हमें एक शर्त दी गई है, समीकरण के बराबर मूल होना चाहिए। तो हम जानते हैं या लिख देंगे हम जानते हैं समीकरण के जब बराबर मूल होते हैं तो जो होता है b वर्ग माइनस 4ac वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब हमारे पास समीकरण क्या है, हमारे पास समीकरण है 2x वर्ग प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम पहले a b और c के मान निकाल लेते हैं। तो a का मान हमें मिलता है 2, b का मान मिलता है k और c का मान मिलता है हमें 3, और यही मान को हमको रखना है हमारे समीकरण में जो हमने कंडीशन लगाई है b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 में। तो b कितना माना, तो हमने k लिया है, तो ये हो जाएगा k वर्ग माइनस 4 गुणित a कितना है 2 है,
और सी कितना है 3 है बराबर 0। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास k वर्ग माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 बराबर 0। माइनस का 24 उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस का 24। अब वर्ग हटाते हैं तो हम लगाते हैं प्लस माइनस और लगाते हैं हम करनी, तो करनी 24। अब यदि आप 24 के गुणनखंड करना चाहें तो आप 24 के गुणनखंड कर सकते हैं। तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो 2 का तो पेयर बन रहा है, ये करनी के बाहर आ सकता है, परंतु यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस 2 करनी 6। और यही हमारा किसका मान हो जाएगा, k का मान हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, बिल्कुल आप इसको देख के जाएंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं और कितने अंक की चाहिए, 2 अंकों की। तो पहले तो ये समझते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं क्या होती है। तो 2 अंकों की संख्याएं प्रारंभ होती है आपकी 10 से, और ये लास्ट में कहाँ तक जाती है, ये आ जाती है हमारी 99 तक। क्यों जाती है, क्योंकि हम 10 के पहले जाए तो 9 में सिर्फ कितने अंक दिख रहे हैं, 1 अंक दिख रहा है, मतलब ये हमारी 2 अंक की नहीं है। ये अब 2 अंक की कौन सी होगी, पहली संख्या 10 होगी और अंतिम संख्या होगी 99, क्योंकि 99 के बाद हम यदि 100 पे जाएंगे तो ये कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक, और हमको पूछा है सिर्फ कितने अंक, 2 अंक। अब ऐसी संख्या चाहिए जो किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। तो हम देखेंगे क्या 10 3 से विभाज्य होता है। तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं रफ में, 3 तिया 9 तो होता है परंतु 10 नहीं होता है। अब बचा कितना, 1। अब 1 में कितना जोड़ूं कि 3 बन जाए, तो 1 में हमको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो ऐसा हम 10 में भी कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, मतलब हमारी पहली संख्या क्या आएगी, 12 आएगी, जो किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या, या लिख सकते हैं 2 अंकों वाली पहली संख्या, 2 अंकों वाली पहली संख्या जो किससे विभाज्य होती है, 3 से विभाज्य होती है। तो वो कौन सी है, तो वो है 12, ये जो कि किससे विभाज्य हो रही है, 3 से विभाज्य हो रही है। अब हम देखते हैं अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है, तो 99 है। तो क्या 99 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो हम देख लेंगे 3 से 3, 9 में 3 बार, फिर 9 में 3 बार, मतलब पूरा पूरा भाग हमारा जा रहा है। तो अंतिम संख्या तो हमें क्या मिलेगी, 99 ही मिलेगी। तो जो हमारा AP बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। प्रथम संख्या को हम बोलते हैं A, तो A हमारा हो जाएगा कितना, 12। अब हमें 3 से विभाज्य है, मतलब अंतर भी कितना होगा, 3 होगा। तो D कितना होगा, तो D हो जाएगा हमारा 3। और अंतिम संख्या को बोलते हैं हम AN, तो AN हो जाएगा हमारे पास 99। तो ये हमने सारी संख्याएं निकाल ली है। यहाँ पे हम सूत्र का उपयोग करेंगे nवें पद के सूत्र का उपयोग करने पे। अब हम जानते हैं nवें पद के सूत्र क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास AN बराबर A प्लस N-1 D। ये हमने सूत्र लिख लिया। यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो AN का मान हमारे पास है 99, A का मान हमारे पास है 12, N हमें ज्ञात करना है और D का मान हमारे पास है 3। तो ये हमने सारे मान रख दिए हैं यहाँ पे। अब प्लस का 12 आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12। यहाँ पे हमारे पास बचता है N-1 और 3 गुणा में 99 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 87, और 3 आपका गुणा में है, ये आप ले आएंगे भाग में, ये हो जाएगा N-1। 3 से 87 को आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 बराबर N-1। -1 इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो N बराबर हमें क्या मिलेगा, तो N बराबर हमें मिल गया है 30। तो 2 अंकों वाली 30 संख्याएं होगी जो किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो ये हमारा होगा 30 करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 3, 8, 13, 18 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 10वां पद हमें ज्ञात करने को बोला गया है और आपको दिया है सीरीज क्या दी है, AP क्या दिया है, 3, 8, 13, 18। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे A, D और N। तो A क्या होता है, तो प्रथम पद को हम बोलते हैं A, तो A बराबर कितना, 3 होगा। D होता है हमारा सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 8 है, पहला पद कितना है, 3 है, तो 8 - 3। तो 8 - 3 मतलब कितना, 5। तो D हमारा कितना आया, 5।
और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब n बराबर कितना होगा, 10 होगा। तो हमारे पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ से हम इस सूत्र के द्वारा 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा a 10, a का मान कितना है, a का मान हमारे पास है 3, n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान होगा 5। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 9 गुणित 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस कितना 45, तो ये हो जाएगा हमारा 48 और यही हमारा कौन सा पद होगा, यही होगा हमारा 10वां पद। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः 10वां पद 48 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और डॉट 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 205 में कितने पद है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी हमें क्या दी है, 7, 13, 19 और डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 205 तक। तो इसमें हमारे से पूछा है कि इनके बीच में कितने पद होंगे। तो पहले हम निकालते हैं a होता है हमारा प्रथम पद, तो a बराबर कितना 7। हम अब निकालेंगे d होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास बचता है 6 और ये अंतिम पद, तो अंतिम पद हो जाएगा an, तो an हो जाएगा हमारे पास कितना 205। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, तो हमारा सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, nवें पद का सूत्र लगाया। यहाँ पे हमारे पास an का मान है 205, ये मान हमने यहाँ रख दिया है। a का मान है हमारे पास 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना है 6 है। अब ये प्लस का 7 आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 गुणित 6। 205 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 198 बराबर n माइनस 1 गुणित 6। अब 6 आपका गुणा में है तो इसको आप कहाँ ले जाएंगे, ये जाएगा आपका भाग में, n माइनस 1। 6 से 198 कट करेंगे तो 6 तिया 18, फिर एक बचा, फिर 6 तिया 18, 33 हो गया, तो 33 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ से हमारे पास n का मान आ गया और n हो जाएगा हमारा 34 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारे से पूछा था कितने पद हैं, तो हम बोल देंगे कि AP में कुल 34 पद होंगे। ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे हमें विधि का नाम दिया गया है तो हमको पर्टिकुलर जो नाम दिया गया है उसी विधि से हल करना है। यदि विधि का नाम नहीं आता है तो आप इसको विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते थे। तो हमें प्रतिस्थापन विधि बोला है तो चलो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम पहले लेंगे समीकरण नंबर 1। तो पहले तो दोनों समीकरण उतार रहा हूँ, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब हम 4y को 10 के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 10 माइनस 4y। यहाँ पे आपको x को अकेला छोड़ना है क्योंकि इसको अकेला पसंद है, किसी का साथ पसंद नहीं है, तो आप इसको अकेला छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x बराबर 10 माइनस 4y और ये गुणा में था तो ये चले जाएगा भाग में। तो अब x हो गया है अकेला, तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है 10 माइनस 4y बटे 3 और ये आ गया है हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 से x का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि आपने 1 का तो यूज कर लिया है। तो अब जाएंगे हम समीकरण नंबर 2 के पास। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 उतार लेते हैं। यहां रहेगा हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर 2।
अब यहाँ पे जहाँ x है सिर्फ उसको बदलना है, बाकी कोई मान नहीं बदलना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2, x की प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ रखेंगे हम 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। ये हमने मान रख दिया। अब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 20 माइनस 8y डिवाइड बाय 3 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे लघुत्तम हमारा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2। आप लेके जाएंगे y 3 को उधर, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 माइनस 6, कितना, दोनों माइनस के हैं, ये हो जाएगा हमारा 14y बराबर 6। तो यहाँ पे प्लस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 20, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14y। अब 6 में से 20 तो माइनस होगा नहीं, आप 20 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 14। तो ये जो गुणा में था ये जाएगा अब भाग में, तो माइनस 14 डिवाइड बाय माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14, तो y का मान क्या मिल गया, तो y का मान मिल गया है हमको 1। अब y का मान आ गया है, अब हमें निकालना है x का मान। तो अब x के लिए y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 हमारे पास था x बराबर 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3, यही था हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ पे सिर्फ आपको y का मान रखना है, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे हमने y का मान 1 रख दिया डिवाइड बाय 3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 बचेगा, तो 6 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा और x का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। तो x का मान हमने निकाला 2 और y का मान हमने निकाला है 1, और यही हमारे दोनों मान होंगे करेक्ट वाले। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से हमने इसे हल किया है। यदि विधि का नाम नहीं आता है तो आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, आपको जो इजी लगती हो आप उसे हल कर सकते हैं। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद। तो तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, तीसरे पद को हम लिखते हैं a3। तो a3 कितना दिया है, 16। अब a3 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस 2d। जो भी पद पूछा है d उससे हमेशा एक कम लेना है, क्योंकि n माइनस 1d हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो n 3 है तो 3 माइनस 1 2 बनता है, तो a प्लस 2d बराबर 16। आप इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज बोली है प्रश्नानुसार सातवां पद, या लिख लेते हैं अपन पहले प्रश्नानुसार। क्या बोला है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद तो a7 a5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब a7 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 6d। a5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d प्लस 12 एज इट इज। अब a और d वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 6d, ये प्लस का a माइनस का a बन जाएगा, प्लस का 4d माइनस का 4d बराबर 12। तो प्लस a से माइनस a आपका कैंसिल हो जाएगा। 6d में से 4d माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 2d बराबर 12। तो d बराबर 12 बटे 2, आप इसे कट करेंगे तो 12 बटे 2 से कट करेंगे तो d कितना मिला, 6 मिला। तो यहाँ से हमारे पास d का मान आ गया। अब हमें a का मान चाहिए, तो d का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2 गुणित d का मान कितना है, 6 बराबर 16। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 12 बराबर 16, प्लस का 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 12। तो 16 माइनस 12 कितना, तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो a का मान आ गया है, d का मान आ गया है। हमें क्या निकालने का बोला है, हमें बोला है AP ज्ञात करना है। तो जब भी हमारा कोई AP बनता है तो AP कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला a होता है, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा होगा a प्लस
2D, ये हमारा AP बनता है। तो यदि हम देखें तो A कितना है, तो A हमारे पास है 4, A प्लस D तो 4 प्लस 6, फिर बनेगा 4 प्लस 2 गुणित 6, फिर A प्लस 3D, ऐसा आगे जाते जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणित 6। इस प्रकार से हमारी ये श्रृंखला बनने वाली है। तो हमारी जो AP बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 4, फिर हो जाएगा यहाँ पे 4 और 6 10, और यहाँ पे 12 और 4 16, फिर आपका आएगा 22, और ऐसे हमारा ये पूरा AP चलते जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न, जो कि इसमें हमारे से तीसरा पद दिया गया था और सातवां पद और पांचवें पद 12। पांचवा पद किससे अधिक दिया था, पांचवें पद से 12 अधिक दिया था। कौन सा पद, सातवां पद। और हमें बोला था AP ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमने AP निकाल लिया है। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। आप इसको बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, कभी भी छोड़ना नहीं है। हमारे से पूछा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद क्या है, 73 है। तो आपको सीधा सा दिया है लिख सकते हैं, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। कौन सा पद दिया है, 11वां पद। 11वें पद को हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं A प्लस 10D, और 16वें पद को हम क्या लिखते हैं, 16वें पद को हम लिखते हैं A प्लस 15D। तो दोनों को हम लिख लेंगे। 11वें पद को हम लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। 16वें पद को आप लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 से 2 को घटाना हो, समीकरण 2 से 1 को घटाना हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं A प्लस 15D बराबर 73, और जिसको घटाते हैं उसका हम चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस का A हो जाएगा माइनस का A, प्लस का 10D हो जाएगा माइनस का 10D, और प्लस का 38 हो जाएगा माइनस का 38। A से A कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा 5D, और आप 73 में से 38 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 35। तो यहाँ पे D हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे D का मान आ जाएगा हमारा कितना, 7। तो यहाँ पे D हमारा आ चुका है 7। अब हमें A का मान निकालना है, तो आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी D का मान रख सकते हैं। तो हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है A प्लस 10D बराबर 38। तो A तो वैसा का वैसा 10, D की जगह हम रखने वाले हैं 7 बराबर 38। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 70 बराबर 38। तो प्लस का 70 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 70। तो 38 माइनस 70, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 32, वो भी माइनस का। तो यहाँ से हमने A का मान भी निकाल लिया है। अब हमें बोला गया है कौन सा पद ज्ञात करना है, तो हमें बोला गया है AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 31वां पद बोला है, तो हम जानते हैं कि 31वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 31वें पद को हम लिखेंगे A प्लस 30D। तो पहले हमने A मान निकाल चुके हैं। A का मान है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30 गुणित D कितना है, तो D का मान हमारे पास है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 32 प्लस 7 का गुणा 30 में करेंगे तो 210। अब 210 में से आप 32 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 178, और यही हमारा होगा 31वां पद। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 31वां पद 178 होगा। तो ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें अध्याय में से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों के हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आकृति में DE समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है, BC है तो EC ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें क्या दी है, दोनों लाइनें, ये BC है और D ये एक दूसरे के समांतर दी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है। तो समांतर जब भी कोई लाइन होती है तो वो बराबर भागों में विभाजित होती है। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, पहले तो वो लिख लेते हैं। चित्र अनुसार आप देखेंगे तो आपके पास AD का मान है। AD का मान क्या है, तो AD का मान है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर।
फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो dB का मान है, तो dB का मान हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक AE का मान है, तो AE का मान कितना है, AE का मान है 1 सेंटीमीटर। और हमें बोला गया है कि जो DE है वो किसके समांतर है, BC के समांतर। तो यहाँ लिख देंगे यदि DE समानांतर हो गई BC के तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे हम, या हम बोल सकते हैं आधार समानुपातिकता प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय अनुसार यहाँ लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, AD डिवाइड बाय DB किसके बराबर हो जाता है, AE बटे EC के बराबर हो जाता है। तो ये हमने प्रमेय से लिख लिया। अब AD का मान हमारे पास है कितना है, 1.5 डिवाइड बाय DB का मान भी हमने निकाला है कितना है, 3 बराबर AE का मान भी हमारे पास कितना है, 1 और EC का मान हमको ज्ञात करना है, तो EC को EC रखेंगे। अब हम कर लेंगे यहाँ पे गुणनफल, तो EC का गुणा आप 1.5 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 EC बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 EC बराबर 3। अब 1.5 गुणा में इधर जाके भाग में चले जाएगा, दशमलव के लिए आप यहाँ लगा देंगे 0 और दशमलव हटा देंगे, तो EC बराबर 15 से जब 30 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो EC कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा प्रश्न D बराबर D समानांतर BC वाला। तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें जैसा प्रश्न बोलते जाए उसके अनुसार पहले हम एक चित्र बनाएंगे। हमें क्या बोला है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है एक दीवार पर टिकाई है। तो पहले तो हम दीवार बना लेते हैं। ये हमने दीवार बना ली, थोड़ी सी हम करेक्ट कर लेते हैं। तो पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे आपको दी है एक रेखा, हमने खींच ली, दीवार खींच ली। यहाँ पे हमें 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगाना है, तो सीढ़ी तो ज़मीन पे लगेगी, तो यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब 10 मीटर लंबी यहाँ से हम लगा लेते हैं। ये हमारी हो गई 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये हमने बना ली है। ये 10 मीटर सीढ़ी लंबी हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पे बोला है कि दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, तो ये जो ऊंचाई है वो कितनी दी है, 8 मीटर हमें दी है। हमें पूछा गया है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो ये दीवार का आधार होगा और ये सीढ़ी का निचला सिरा होगा। इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं कितनी है, x है। तो अब यहाँ पे इसको हम यदि नाम दे दें, इसको हमने दिया A, B और C, तो एक त्रिभुज बन गया है। और ये त्रिभुज कैसा बना है, तो ये समकोण त्रिभुज बना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा एक सूत्र होता है। यहाँ पे कर्ण, तो यदि हम इस त्रिभुज में बात करें तो कर्ण होगा हमारा AC, तो इसको हमने लिखा AC का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है, यदि कोण यहाँ बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये हो जाएगा हमारा AB, तो AB का वर्ग, और आधार है हमारा BC, तो ये हमने लिख दिया BC का वर्ग। अब AC हमें दिया है कितना, 10 दिया है, तो यहाँ पे हमने मान रख दिया 10 का वर्ग। AB, तो AB कितना है, तो AB हमारे पास है 8, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, और BC हमारे पास है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग। तो 10 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। 8 का वर्ग होता है हमारा 64 प्लस x वर्ग। अब प्लस का 64 इधर आया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 64 बराबर x वर्ग। तो यहाँ पे बच्चा हमारे पास 36 बराबर x वर्ग। वर्ग हटाते हैं, करनी लगाते हैं, करनी 36 की करनी होती है 6, तो x हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है, तो निचले सिरे की दूरी हमारी है 6, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे त्रैमासिक परीक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के हिसाब से। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे।
उसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी परेशानी हल कर दी जाएगी। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।